नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो आरक्षित विषय होते थे उस पे कानून कौन बनाता था? तो वायसराय तथा उसकी 3 सदस्यीय परिषद उस विषय पे कानून बनाती थी। और जो उसके हस्तांतरित विषय होते थे इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के 3 वीडियो जो कि इंडियन पॉलिटी पे बने हैं उन्हें आप देख सकते हैं। तो इसमें जो हस्तांतरित विषय थे उस पे कौन कानून बनाता था? तो गवर्नर जनरल अपने मंत्रिमंडल के साथ उस विषय पे कानून बनाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता कौन करता था? तो वायसराय उसकी अध्यक्षता करता था। जो केंद्रीय कार्यपालिका के आरक्षित विषय के संदर्भ में गवर्नर जनरल भारत सचिव के अधीन कार्य करता था। यानी कि गवर्नर जनरल अगर आरक्षित विषय पर अगर कोई कानून बनाना चाह रहा है तो उसे उससे पहले भारत सचिव से अनुमति लेनी पड़ती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता था इसके सदस्यों की नियुक्ति या फिर उन्हें पद से हटाना, केंद्रीय विधानसभा का सत्र आहूत करना, विधेयकों पर स्वीकृति की घोषणा करने का अधिकार किसके पास था? तो एक गवर्नर जनरल ये सब बातें करता था कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति भी करता था, उन्हें पद से हटा भी सकता था, केंद्रीय विधानसभा का सत्र भी बुलाता था और जो भी विधेयक होते थे उस पे अपनी स्वीकृति भी देता था। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो संघीय विधानमंडल थी वो द्विसदनी कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो ये संघीय विधानमंडल थे इसमें जो उच्च सदन होता था उसमें 260 सदस्य होते थे और जो निम्न सदन होता था उसमें 375 सदस्य होते थे। सॉरी। और जो ये सदन होते थे, निम्न सदन जो होता था इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता था। भारत सचिव के लिए जो उसकी सलाहकारी परिषद होती थी उसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते थे और न्यूनतम 3 सदस्य हो सकते थे। और ये व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये व्यवस्था की गई थी। आप लोग ये बता सकते हैं कमेंट में कि जो भारत सचिव का पद है वो किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था और उस समय भारत सचिव की जो परामर्शदात्री परिषद थी उसमें कितने सदस्य होते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसमें संशोधन या फिर परिवर्तन कौन कर सकता था? तो ये ब्रिटिश संसद ही केवल इसमें संशोधन और परिवर्तन कर सकती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 1935 अधिनियम के अधीन प्रांतीय क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण किसे दिया गया था? तो ये मंत्रिमंडल को दिया गया था। 1935 के अधिनियम में मंत्रिमंडल को किसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया था? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। जो भी मंत्रिमंडल उस समय की थी उनको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। प्रांतीय विधानसभा के कार्य संचालन संबंधी का निर्माण कौन करता था? तो गवर्नर करता था। यानी गवर्नर जो प्रांतीय विधानसभा होती थी उनके संचालन के लिए नियम कानून बनाते थे। प्रांतीय विधानसभा में अनुदान मांग रखने हेतु किसकी अनुमति आवश्यक थी? तो गवर्नर की अनुमति थी। यानी गवर्नर की अनुमति से ही अनुदान मांग रखा जाता था। वर्तमान भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 175 है उसमें अनुदान मांग की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1935 के अधिनियम के द्वारा किन प्रांतों में
द्विसदनी विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। तो कहाँ पे ये व्यवस्था की गई है? बंगाल में किया गया है, बिहार में, असम में, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि वर्तमान का भारतीय संविधान में किस रूप से शामिल किया गया है? तो आज का जो हमारा वर्तमान का भारतीय संविधान है, उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है, यानी डीपीएसपी के रूप में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में इसे शामिल किया गया है, जो कि पार्ट 4 में है। जो भारतीय संविधान है वर्तमान का, उसके पार्ट 4 में डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया है किसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको अनुदेश प्रपत्र हिंदी में कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में मतभेद की स्थिति में उसे सुलझाने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त सत्र कौन आहूत करता था, यानी कौन बुला सकता था? तो वायसराय बुला सकता था, जो कि वर्तमान भारतीय संविधान में संयुक्त सत्र के लिए आर्टिकल 108 में प्रावधान किया गया है। आप लोग कमेंट करके ये बता सकते हैं कि जो आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1935 के अधिनियम के अधीन संघ तथा इसमें सम्मिलित इकाइयों के मध्य सांविधानिक विवादों के निपटारे हेतु एक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको फेडरल न्यायालय के रूप में जाना जाता है। और ये फेडरल न्यायालय कहाँ पे स्थापित है? तो दिल्ली में स्थापित किया गया। और इस फेडरल न्यायालय के जो फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस जो थे, वो कौन थे? मॉरिस लिमफोर्ड गियर जो फेडरल न्यायालय था उसके मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, कहाँ पर किया गया तथा उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसके बारे में हम लोग पहले की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आप लोग चाहें तो इसके पहले का वीडियो देख के इसका आंसर मिल सकता है आप लोगों को इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने किस अधिनियम से प्राप्त किया? तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके तहत इन्होंने जो संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, उन लोगों ने वर्तमान भारतीय संविधान में उसे शामिल किया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो फेडरल न्यायालय बना था, उसमें जो सदस्य कितने थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे और 2 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अभी मैंने बताया कि जो फेडरल न्यायालय थे उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मॉरिस लिमफोर्ड गियर थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता था? तो ब्रिटिश सम्राट करता था। जैसे आज के वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और वो किसके रिकमेंडेशन पर करता है? कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पर करता है। और जो उस समय के जो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश होते थे, उनकी कितने आयु तक वो कार्य करते थे? तो 65 वर्ष की आयु तक कार्य, यानी 65 वर्ष की आयु के बाद वो रिटायर हो जाते थे। फेडरल न्यायालय को किस प्रकार की अधिकारिता प्राप्त थी, यानी उनका जुरिस्डिक्शन किन किन क्षेत्रों पर था? तो प्रारंभिक जुरिस्डिक्शन था, अपीली था और परामर्शदात्री थे। 3 प्रकार के उनके पास अधिकारिता थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो फेडरल न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध वो कहाँ पे अपील कर सकते थे? तो प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल कहाँ हुआ करती थी? लंदन में। सॉरी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत ये किस अधिनियम के तहत देखा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के
शासन से पृथक कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा तथा अदन को भारत के जो शासन क्षेत्र है उससे अलग कर दिया गया, और बर्मा ही भारत का सबसे अंतिम क्षेत्र था जो कि भारत के शासन से उसको अलग कर दिया गया था। आगे बढ़ते हम लोग। जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके संदर्भ में एक कथन कहा है कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसके संदर्भ में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर उसमें इंजन नहीं है। और उन्होंने इसी के संदर्भ में एक और भी स्टेटमेंट कहा है जिसमें उन्होंने कहा है गुलामी का एक अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र। भारत सरकार अधिनियम को इन्होंने क्या बोला है? गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र। आगे बढ़ते हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। यह स्टेटमेंट किसका है? किस वायसराय ने कहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। और इस मिशन के तहत पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा। इस मिशन में पहली बार बोला गया था क्रिप्स मिशन के तहत कि भारत का जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो भारत में निर्वाचित संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। और इसने भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। इस मिशन में, क्रिप्स मिशन में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी। भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासतों को शामिल किया गया था। ये व्यवस्था किस मिशन के तहत लाई गई थी? तो क्रिप्स मिशन के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि इसमें बोला गया था कि जो भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा उसमें ब्रिटिश प्रांत भी शामिल होंगे और देशी रियासतें भी शामिल होंगी। ब्रिटिश प्रांत का मतलब कि जहाँ पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, और देशी रियासत मतलब जहाँ पे जो कि राजा रजवाड़ों का नियंत्रण होता था। प्रांतों व रियासतों के लिए संविधान को स्वीकार करने या उससे बाहर होने की शक्ति का प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में यह बोला गया कि जो प्रांत व रियासत हों वो संविधान को चाहे स्वीकार कर सकते हैं या फिर उन्हें अस्वीकार भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस ने दोनों ने इस प्रस्ताव को, जो क्रिप्स प्रस्ताव था, उसको अस्वीकार कर दिया था। क्यों अस्वीकार कर दिया? मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया? क्योंकि मुस्लिम लीग की एक पृथक पाकिस्तान की मांग थी जिसको कि क्रिप्स मिशन ने अस्वीकार कर दिया था। और जो ये पाकिस्तान की मांग थी ये मुस्लिम लीग का लाहौर में 1940 में अधिवेशन हुआ था जिसमें अलग मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लिए एक अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि पाकिस्तान शब्द को पहली बार किसने प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार कर दिया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, जबकि जो क्रिप्स मिशन था वो केवल डोमिनियन स्टेटस देने की बात करता था। और कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने बोला था? तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था, सॉरी। और इस मिशन में कौन कौन लोग सदस्य थे? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स,
पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और जो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस मिशन के तहत बोला गया कि संविधान निर्माण निकाय बनाई जाएगी। ठीक है, संविधान बनाने के लिए एक निकाय बनाया जाएगा जिसको संविधान सभा कहा जाता है। और इसमें व्यवस्था किया गया कि जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या पर नियुक्त होगा। यानी ये बोला गया कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा उसमें जो सदस्य होंगे वो एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण निकाय के गठन हेतु निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को निर्वाचक निकाय के रूप में उपयोग किए जाने को सर्वाधिक न्यायोचित व व्यवहार योजना बताया था। यानी कि इसमें ये बोला गया कि कैबिनेट मिशन ने ये व्यवस्था की कि जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं उनके जो सदस्य होंगे वही जो संविधान सभा का निर्माण होगा उसमें सदस्य के रूप में चुने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत को एक ढीला ढाला संघवाद यानी लूज फेडरेशन के रूप में बनाने का प्रस्ताव किया था। किसने किया था? कैबिनेट मिशन ने। और जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान निर्माण सभा में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 389 सदस्य होंगे, जिसमें से जो ब्रिटिश भारत होगा उसमें उसके कितने सदस्य होंगे? तो 296 होंगे। यानी 389 में से 296 सदस्य कहाँ से होंगे? ब्रिटिश भारत से होंगे। और जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र होंगे वहाँ का कितना प्रतिनिधित्व होगा? तो 4 सदस्य वहाँ से होंगे। और जो देसी रियासत होंगे वहाँ से कितने सदस्य होंगे? तो 93 सदस्य होंगे। यानी इसमें जो कुल सदस्य कितने हैं? तो कुल सदस्यों की संख्या 389 है, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से होंगे, जो 4 सदस्य होंगे वो कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, और जो देसी रियासत होंगे वहाँ से 93 सदस्य होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया तो 3 समुदायों के रूप में, जिसमें से मुस्लिम होते थे, सिख और सामान्य के रूप में। यानी जो ब्रिटिश प्रांत था उसको 3 भागों में बांट दिया गया। एक मुस्लिम क्षेत्र, सिख क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैबिनेट मिशन योजना के तहत देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के चयन का प्रावधान किया गया था। तो देसी जो रियासतों के प्रमुख होते थे वो अपने प्रतिनिधियों को विधानसभा में जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसमें वो लोग भेज सकते थे। और कितने सदस्यों को भेज सकते थे? तो 93 सदस्यों को भेज सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे भारत में अंतरिम सरकार के गठन की, कि भारत में कब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो जो भारत में अंतरिम सरकार का गठन किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया था? तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसके प्रस्ताव के तहत भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। ये इम्पोर्टेंट डेट है। 24 अगस्त 1946 को भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। इसमें कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 14 सदस्यों की बात की गई थी, जिसमें 6 कांग्रेस से होंगे, 5 मुस्लिम लीग से होंगे, 1 एंग्लो इंडियन से होंगे, और इसमें 1 सिख होंगे और 1 पारसी होंगे। यानी कुल मिला के 14 सदस्यों की एक सरकार बनाई जाएगी जिसको अंतरिम सरकार कहा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जो मुस्लिम लीग थी वो कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया और उसने जो अंतरिम सरकार बन रही थी उसमें शामिल होने से भी मना कर दिया। तो इसलिए क्या हुआ कि 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 12 सदस्य, जिसको जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसका गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946 को। यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और उसका गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। जबकि बाद में कुछ दिन बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने पुनः मंत्रिमंडल में शामिल हो गया अपने 5 सदस्यों के साथ।
ठीक है? यानी कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ उसमें बाद में मुस्लिम लीग का भी प्रतिनिधित्व हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।